हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में पुनः स्वागत करती हूं। साथ ही ये आशा भी करती हूं कि आप सभी होंगे स्वस्थ। स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि जब हम रहेंगे फिट तभी तो होंगे हिट। प्रिय विद्यार्थियों, लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 का जो पाठ है हमारा कविता है बहुत दिनों के बाद जो लिखी गई है नागार्जुन जी द्वारा। करने वाले हैं आज हम उसके प्रश्नोत्तर। अब जिन्होंने पहला वीडियो देखा है व्याख्या और कवि परिचय, वे प्रश्नों के उत्तर बड़े अच्छे से दे पाएंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है उनसे मैं ये जरूर कहूंगी कि पहले फर्स्ट वाला वीडियो देखो, प्रीवियस वीडियो देखो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और उत्तर आप अपने मन से समझकर लिख सकें। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है आपकी कविता के साथ। कहने का तात्पर्य कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक में पहले प्रश्न लिखे हैं बस वही है सबसे पहला प्रश्न। आप देख सकते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक भी आप खोलकर रख सकते हैं। पहला प्रश्न है, बहुत दिनों के बाद कवि ने क्या देखा और क्या सुना। वो बच्चे तुरंत आंसर देंगे जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा है, जिन्होंने बहुत दिनों के बाद कविता को पढ़ा है, सुना है, समझा है। तो बताइए, नागार्जुन ने कविता में क्या देखा और क्या सुना, क्योंकि बार बार उन्होंने इसी पंक्ति का प्रयोग किया है, बहुत दिनों के बाद। क्या क्या देखा था और क्या सुना था। यहां पर एक और बात बता दूं, 5 इंद्रियों की बात की है, सेंस ऑर्गन्स। वी हैव 5 ऑर्गन्स ना, 5 सेंस ऑर्गन्स, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो यहां पर सिर्फ आ रही है बात देखा और सुना की। क्या देखा था कवि ने। पहले छंद में क्या पंक्ति है, बहुत दिनों के बाद जब कवि गए और खेतों में लहलहाती हुई धान की सुनहरी फलियों को लहलहाते देखा, मुस्काते देखा। ठीक है, और सुना क्या था, धान कूटती हुई किशोरियों के कोकिल कंठ की आवाज। कोकिल मतलब कोयल, और कोयल का स्वर कैसा होता है, मीठा। तो जब उन्होंने ये गीत सुने तो मन उनका ऐसा रम गया कि वे गांव का चित्रण करते करते रुक ही नहीं रहे। उत्तर हम कैसे लिखेंगे बेटा, उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत दिनों के बाद घुमक्कड़ कवि की देशज प्रकृति और घरेलू संवेदना का एक दुर्लभ साक्ष्य प्रस्तुत करती है। क्या साक्ष्य, घुमक्कड़ कवि लिखा है क्योंकि कवि नागार्जुन यायावरी प्रवृत्ति के थे। यायावर शब्द आपने पहले सुना है, यदि नहीं सुना है तो सुनिए। यायावर का अर्थ भी होता है घुमक्कड़। ठीक है, घुमक्कड़ शब्द के लिए यायावर शब्द प्रयोग में लाया जाता है। यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि नागार्जुन किस प्रवृत्ति के कवि थे, यायावरी, और कुछ भी अलग अलग के ऑप्शन आ जाए तो आप ये मत सोचना बाप रे ये यायावर क्या है। यायावर कुछ नहीं, घुमक्कड़ को ही यायावर कहते हैं। तो बहुत दिनों के बाद घुमक्कड़ कवि की देशज प्रकृति और घरेलू संवेदना का एक दुर्लभ साक्ष्य प्रस्तुत करती है ये कविता। घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होने के कारण बहुत दिनों के बाद कवि अपने ग्रामीण वातावरण में आकर पकी सुनहली फसलों की मुस्कान देखकर, देखो यहां देखा आया, तो फसलों की सुनहरी मुस्कान देखकर आह्लादित हुआ, प्रफुल्लित हुआ, प्रसन्नचित हुआ, और फसलों का धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान सुनकर। प्रश्न में आया है ना, क्या सुना, तो जो किशोरियां हैं जब धान कूटते हुए वो गीत गाती हैं और उनका जो स्वर लगता है तो इतना कर्णप्रिय कि कवि सुनते ही रह जाता है, उसी का यहां पर वर्णन किया है कि उनकी कोकिल कंठी तान सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि ने अपने गांव की धूल को क्या कहा है और क्यों। अब आपको यह बताना है कि कवि ने अपने गांव की धूल को क्या कहा है और क्यों। अब बताओ क्या कहा था, कि धूल को क्या कहा और क्यों। किसने देखा है प्रीवियस वीडियो, व्याख्या का वीडियो बच्चों। तभी मैं कहती हूं कि हम पढ़ना लिखना ऐसे ही नहीं सीखे, पहले हमने अ आ इ ई उ ऊ सीखे, जब जाकर हमने शब्दों को सीखा, शब्दों से मिलकर वाक्य बनाए और वाक्य के साथ कविता और गद्य की रचना की, अर्थात हमने पढ़ना सीखा। अब ठीक उसी तरह से यदि आपको चाहिए उत्तर
या आपको चाहिए प्रश्न का अर्थ, तो पहले पहला वाला वीडियो तो देख लो, तब तो समझ में आएगा। तो कवि ने अपने गांव की धूल को क्या कहा है और क्यों? धूल चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। देश की मिट्टी, देश की धूल को कवि ने चंदन की तरह कहा है कि बहुत दिनों के बाद जब मैं गया पगडंडियों पर से चलकर, तो मेरे गांव की जो धूल और मिट्टी थी, चंदन की तरह स्पर्श हुआ मुझे, चंदन की तरह। ठीक है। कवि नागार्जुन ने अपने गांव की धूल को चंदन वर्णी कहा है। क्या कहा है? चंदन वर्णी। ठीक है। उन्होंने कहा है कि चंदन के जैसी मेरे गांव की जो धूल या मिट्टी है, वो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो कवि नागार्जुन ने अपने गांव की धूल को चंदन वर्णी कहा है। ऐसा कहने के पीछे कवि का आशय है कि जिस तरह चंदन स्निग्धता, सुगंध और शीतलता देता है, ठीक उसी तरह कवि के गांव की धूल, जिसका रंग चंदन की तरह है, जिसे ऐसी सौंधी महक आ रही है, उसका स्पर्श चंदनवत स्निग्ध और शीतलता प्रदान कर रहा है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कविता में बहुत दिनों के बाद पंक्ति बार बार आई है। शुरुआत भी, जब किसी भी परिच्छेद की शुरुआत होती है, किसी भी छंद की शुरुआत होती है, बहुत दिनों के बाद फिर दो पंक्तियां, मैंने मुस्काती हुई फलियों को देखा, सुनहली हुई फलियों को देखा। ठीक है। फिर आ जाता है नीचे बहुत दिनों के बाद। हर एक छंद में दो दो बार बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद का रिपीटेशन हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या औचित्य है? बताइए। कविता में बहुत दिनों के बाद पंक्ति बार बार आई है, इसका क्या औचित्य है? इसका क्या महत्व है? घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का होने के कारण कवि बहुत दिनों के बाद अपने गांव का उल्लासपूर्ण वातावरण देखकर मंत्रमुग्ध है। जब कवि बहुत दिनों के बाद अपने गांव में गए और वहां का वातावरण देखा, तो चकित रह गए, मंत्रमुग्ध हो गए और देखते ही रहे। इसीलिए उन्होंने लिखा कि मैं बहुत दिनों के बाद ये नजारा, ये दृश्य देख रहा हूं। प्राकृतिक विपदाओं से त्रस्त मिथिलांचल में हरियाली देखकर कवि का हृदय कल्पना को ऊंची उड़ान भरने लगता है। कल्पना की ऊंची उड़ान भरने लगता है। बहुत दिनों के बाद कवि को पकी सुनहली फसलों की मुस्कान तथा धान कूटती नव यौवनाओं की सुरीली तान सुनने को मिलती है। मौलश्री के ताजे टटके फूल के सुबास कवि के नासार रंध्रों में समा जाती है। उस गांव का जो वातावरण है, उसका जो चित्रण कवि ने किया है, ऐसा सजीव चित्रण कहेंगे हम, सिर्फ चित्रण नहीं, हम क्या कहेंगे? सजीव चित्रण। इस शब्द का अर्थ मैं आपको बता देती हूं। सजीव चित्रण का अर्थ है कि ऐसा चित्रण जिसको देखकर हमें लगे कि दृश्य हमारे सामने चल रहा है। ठीक है। प्राकृतिक विपदाओं से त्रस्त, तो ये हो गया। प्रकृति की मेहरबानी से गन्ने, ताल मखाना की हरी भरी फसलें लहलाते हुए देखकर कवि ताल मखाना खाता है और गन्ना भी चूसता है। हर तरह की खेती है, हर तरह की फसल है। ठीक है। प्राकृतिक विपदाओं से त्रस्त मिथिलांचल प्रायः उजाड़ बियाबान सा दिखाई पड़ता था। प्रकृति की असीम कृपा से बहुत दिनों के बाद कवि को गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, याद है ये पांचों तत्व? क्या क्या है? बोलो जल्दी। गंध, हाँ, रूप, रस, शब्द, स्पर्श। शब्द, स्पर्श। ठीक है। ये सब तो यहां पर आप देख ही सकते हैं। रूप,
किसका किया है? फसलों का। अब शब्द किसके हैं? यौवनाओं के, जो किशोरियां गीत गाती हैं। गंध किसकी है? मौलश्री के फूलों की। स्पर्श क्या है? चंदन सी माटी। और रस, गन्ने के रस के माध्यम से उन्होंने गांव के वातावरण का वर्णन किया है। लंबी इंतजारी के बाद मिलने वाली ग्रामीण परिवेश का जो सच्चा सुख मिलना, सुख के महत्व में 4 चांद लगा देता है, यही कहा है कवि ने। पूरी कविता में कवि अत्यंत उल्लसित है। इसका क्या कारण है? पूरी कविता में कवि अत्यंत उल्लसित है, अत्यंत उल्लसित है। पूरी कविता शुरू से लेकर अंत तक जब हम कविता को पढ़ते हैं तो उसमें उसका, कवि का उल्लास दिखाई देता है। झूम झूम उठता है कवि। हर एक पंक्ति में कवि का उल्लास दिखाई दे रहा है कि कितने आनंद और कितने रस में डूबकर उन्होंने इस कविता की रचना की। एक एक शब्द में उनकी प्रसन्नता छलकती है। यस और नो? है ना? तो पूरी कविता में कवि अत्यंत उल्लसित है, अत्यंत प्रसन्नचित है, अत्यंत प्रसन्न, खुश, प्रफुल्लित, सब कुछ है। क्यों? क्या कारण है इसका? बहुत दिनों के बाद गांव गए अपने, और जब गांव का वातावरण देखा। अच्छा आप बताओ, क्या आपने जो आम लगे रहते हैं, आम के बगीचे, और उनमें मंजरियां आती हैं, आम का बौर भी कहते हैं और मंजरी भी कहते हैं, कितनी सुगंध मंजरी, आम के फूल, उनकी सुगंध महसूस की है? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में लिखकर। क्या आपने मौलश्री, आम के बगीचों की जो बौर है या मंजरी है, वसंत ऋतु या गांव का हर एक पत्ता पत्ता चहचहाता हुआ नजर आता है, प्रफुल्लित नजर आता है? पूरी कविता में कवि अत्यंत उल्लसित है। इसका कारण क्या है? बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता घुमक्कड़ कवि नागार्जुन की देशज प्रकृति और घरेलू संवेदनाओं का एक दुर्लभ साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि बहुत दिनों के बाद पकी सुनहली फसलों की मुस्कान जी भर देखता है। बहुत दिनों के बाद कवि को ये सुअवसर सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ जब वो अपने गांव गया, और गांव में जैसे ही उसने फसल देखी, बस झूम उठा, मन प्रफुल्लित हो गया। बहुत ही सुंदर, जी भर के उस फसल की मुस्कान को देखता है। लहलहाती फसल, जैसे हम खुशी में झूमते हैं ना, वैसे ही फसल खेतों में लहलहाती हुई दिखाई दे रही है, तो उसको मुस्कान कहा है। धान के उपज की प्रचुरता से कोकिल कंठी नव यौवन द्वारा धान कूटते हुए मधुर संगीत फिजा में फैला हुआ है। फिजाओं का जो वातावरण है वो इतना अच्छा है कि बस ऐसा लगता है कि पहले क्यों नहीं आए, पहले से आ जाना था। इसलिए कवि ने हर एक छंद में बहुत दिनों के बाद ये बताया है कि बहुत दिनों के बाद जब कवि गांव में गए तो वहां का वातावरण कैसा था, जिसे सुनकर कवि मंत्र मुग्ध हो जाता है। मौलश्री के ताजे टटके फूल भी सूंघने को मिलते हैं। साथ ही साथ चंदन वर्णी धूल को भी अपने तिलक के रूप में माथे पर लगाने का अवसर प्राप्त होता है। चंदन है इस देश की माटी, और चंदन को हम कहां लगाते हैं? माथे पर। चंदन अपने आप में एक ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करता है। एक प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि चंदन को हमेशा दोनों भ्रुकुटियों के बीच, भ्रुकुटी जानते हो ना, भौं हैं जिनको कहते हैं, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में ही क्यों लगाया जाता है बताओ? हाँ, सुषुम्ना नाड़ी, जहां से हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? तो मुझे अच्छे से बिल्कुल साइंटिफिकली भी बताइए, आध्यात्मिक तरीके से भी बताइए, कमेंट करके मैं जानना चाहूंगी, और यह भी देखना चाहूंगी कि कौन इस प्रश्न का बड़ा सटीक उत्तर देता है। तो चंदन वर्णी धूल को भी अपने तिलक के रूप में माथे पर लगाने का अवसर प्राप्त होता है। कवि का हृदय गांव की खुशहाली से आह्लादित है। वह जी भर ताल मखाना खाता है,
गन्ने भी जी भर के चूसता है। कवि को गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श सब अपनी भूमि पर साथ साथ नजर आते हैं, सब उनको साथ साथ नजर आ रहे हैं। इस मनोहर तथा मन को आह्लादित करने वाले प्रकृति के मनोरम दृश्य को देखकर कवि भाव विभोर हो जाता है, उसका हृदय झूम उठता है, प्रफुल्लित हो जाता है। अगला, अब की मैंने जी भर भोगे, गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर, इन पंक्तियों का गर्व उद्घाटित करें। क्यों कवि ने ये जो 5 शब्द लिखे हैं, गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध पहला, दूसरा, शब्दों की संख्या बता रही हूं, और 5वां, ठीक है, सब साथ साथ इस भू पर, इन पंक्तियों का गर्व उद्घाटित करें। तो क्या कहना चाहते हैं कवि? गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। कहते हैं ना कि कहीं कुछ रह जाता है, कहीं कुछ मिलता है, तो कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है, लेकिन जब सब कुछ एक साथ मिल जाता है तो उसमें क्या होता है? देखिए, यहां पर कवि ने बताया है, प्रतिबद्ध, मार्क्सवादी, सहृदय, साहित्य सेवी, ये सब विशेषण है। प्रतिबद्ध, मार्क्सवादी, सहृदय, साहित्य सेवी। मार्क्सवादी समाज सुधारक, मार्क्सवादी जिन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। कार्ल मार्क्स का नाम आपने जरूर सुना होगा, यस। तो इसलिए जो कार्ल मार्क्स के अनुयायी हैं उनके आगे लिखा रहता है प्रतिबद्ध मार्क्सवादी। जो किसान का जनजीवन, किसानों का जो जीवन है, उनकी जो दयनीय स्थिति है, उस पर, उसको संपन्न करने, उनको सुखी करने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। कार्ल मार्क्स एक समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने आए हैं। प्रतिबद्ध मार्क्सवादी, सहृदय, समाज साहित्य सेवी, कवि नागार्जुन रचित कविता बहुत दिनों के बाद से ली गई है। इन पंक्तियों में तृप्ति का आख्यान हुआ है। तृप्ति एक इतना अच्छा शब्द है जिसका सिंपल वर्ड है संतुष्टि, साधारण संतुष्टि, संतुष्टि, और उत्कृष्ट है शब्द तृप्ति, मन को तृप्ति मिल गई, ठीक है। मानव जीवन मृग मरीचिका में व्यतीत हो रहा है। कैसे हो रहा है? समझ में आया? मृग मरीचिका, जैसे पूरी तरह से मृग मरीचिका। मृग मरीचिका का अर्थ क्या हुआ कि पूरी तरह से मृग तृष्णा की भटक रहा है व्यक्ति, ये चाहिए वो चाहिए, लोभ मोह लालच आदि के पीछे भाग रहा है। जैसे मृग तृष्णा सुनी होगी ना, कि जब चिलचिलाती धूप में, जब रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में मृग को भयंकर प्यास लगती है और रेत उसे कैसे नजर आती है? जैसे पानी भरा हो, वो भागता है। ये भी है। दूसरा, नाभि, कस्तूरी कुंडलनी बसे मृग ढूंढे वन माही, वो भी है। तो जिस तरह से, किस तरह से वो भटकता रहता है, उसी तरह से मनुष्य जीवन भी है। तो मानव जीवन मृग मरीचिका में व्यतीत हो रहा है, इधर उधर सुखों को तलाश रहा है व्यक्ति, सत्यता या यथार्थता से पूरी तरह से वाकिफ नहीं है, इसको देख रहा है। सुख की वांछा में व्यक्ति अपनी जड़ों से कट रहा है, ठीक है, अपनी जड़ों से। अपनी जड़ें क्या है? कृषि, खेती, गांव, ये अपनी जड़ है, भारत की पहचान है। तो अब वहां पहुंच जाता है जहां सारा कुछ मानव निर्मित होता है, ठीक है, कृत्रिम होता है। चांदनी होती है, चांद नहीं होता। खुशबू आती है, फूल कागजी होते हैं। रूप मोहित करता है, लेकिन मेकअप की मोटी मोटी परत चुपड़ी हुई है। भेद खुलने पर, छले जाने पर काफी दुख होता है, क्लेश होता है, और मानव मन अपनी जड़ की ओर लौटता है। तो देखो, कहीं देर ना हो जाए। कहते हैं ना कि सुबह का भूला यदि शाम को वापस आ गया तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन जो भटक गए हैं, जो कभी आना ही नहीं चाहते हैं और भटक कर अपने ही जड़ों को तुच्छ समझते हैं,
उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं, ऐसे लोगों को भला क्या कहा जाए। तो यहां पर कवि ने ये जो 5 शब्द आपके लिए दिए हैं, गंध रूप रस शब्द स्पर्श, इनके माध्यम से कवि गांव की सुंदरता, वातावरण, पेड़ पौधों की सुगंध, वहां के लोगों के जनजीवन की बात बता रहे हैं। अब यहां नगरों की बात की, चांद नहीं होती है, चांद नहीं खुशबू आती है, फूल नहीं कागजी है, रूप मोहित तो करता है, लेकिन मेकअप की इतनी मोटी परत है कि यदि वास्तविकता देखें तो सब पता नहीं क्या हो जाए। भेद खुलने पर, छले जाने पर काफी दुख होता है। मानव अपनी जड़ की ओर लौट जाता है, फिर उसको लगता है कि अरे मैं कहां भटक रहा था, नहीं नहीं नहीं, मुझे लौटना होगा। ठीक है, और देखते हैं। जीवन शहरों और महानगरों जैसे अजगर के गुंजलक में किस स्थिति में है, हम सब जानते हैं। अब यहां पर आप ये बात सुनो बेटा, कितने अच्छे से शहरों और महानगरों जैसे अजगर के चंगुल में है। जैसे अजगर की, यदि अजगर लिपट जाए तब तो फिर समझिए, चाहे वो कोई पशु हो चाहे मनुष्य हो, अपने आप को छुड़ा ही नहीं सकता। तो इसी तरह से जीवन, जो मनुष्य का जीवन है, वो शहर की चमक दमक, महानगरों की रौनक, महानगरों के आकर्षण में ऐसा फंस गया है कि वो अपने आप को देख ही नहीं पा रहा है, अपनी जड़ों को भूलता जा रहा है, अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है। ठीक है, उगता सूरज, डूबता सूरज के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। जिंदगी फ्लैट्स में कैद हो गई है, पड़ोस कल्चर से वंचित हो गए हैं, पता ही नहीं है कब सूर्य उदय हुआ कब सूर्य अस्त हुआ, दिन रात चहल पहल, आपाधापी, भाग दौड़, किसी को नहीं पता कब क्या हो रहा है। पूरी तरह से भागम भाग लगा रहता है। इसी भागम भाग से ऊब कर, भाग कर या निजात पाकर कवि अपने प्राकृतिक परिवेश में लौटा, जहां मौल श्री, हाँ श्रृंगार, रात रानी, रजनीगंधा जैसे सुगंध बिखेरने वाले फूलों का सानिध्य मिला। हृदय तृप्त हुए। प्रकृति के विभिन्न अंगों के प्रकृत रूप देखकर, धूल धूसरित बालक को देखकर, धान रोपती काटती कूटती किशोरियों को गीत गाते देखकर उनके मन को तृप्ति मिली, सुकून मिला, चैन मिला, ये बताया है। पकी फसल की झूमती बालियों को छूने का सुख मिला। जब खेत में लहलहाती बालियां होती, आप बाली जानते हो, इस तरह की रहती हैं बालियां, देखो ऐसे ऐसे लंबे लंबे उनमें इस तरह के निकले रहते हैं। धान की बाली हो या गेहूं की बाली हो, इसी तरह की हैं। यहाँ पर बीज इसी के अंदर रहते हैं और बड़ी बड़ी सी ये जो रहते हैं कांटों जैसे कटीले, ये है बालियां। तो कवि बता रहा है कि इन सब ये जो फसलों की बालियां हैं, उन्हें छूने का अवसर मिला, उनको अनुभव करने का अवसर मिला, गांव के शुद्ध पवित्र वातावरण को अनुभव करने देखने का अवसर मिला। पकी फसल की झूमती बालियों को छूने का मन मिला। अब जब हवा चल रही है तो झूम रही है मतलब नाच रही हैं। ये किसका पर्याय हुआ? रस, आनंद। खेत खलियान से उठने वाली महक, ऐसी महक कि अपने आप उसकी ओर हम खिंचे चले जाएं। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। भरते मंजर और चू रहे महुए की सुगंध से मन प्राण तृप्त हो गए। महुआ जानते हो? महुआ हमने देखा है बेटा, गांव में एक बड़ा सा वृक्ष रहता है। चलो बालियां तो देख लिया, बालियों को मैं हटाकर महुआ बनाने का प्रयास करती हूं। बड़ा सा वृक्ष, ठीक है, बड़ा सा वृक्ष रहता है और महुआ जो रहते हैं कुछ इसी कलर के रहते हैं जो कलर आपके सामने नजर आ रहा है, और इस तरह का पीला। जब यहां लगते हैं महुए बहुत सारे, सूख कर ये कुछ ब्राउनिश हो जाता है, कत्थई कलर का हो जाता है, और इसी से देशी शराब भी बनाई जाती है। तो महुए की जो सुगंध है वो भी अनोखी है, बिल्कुल अलग है।
ठीक है, इसका भी भरना है। भरते मंजर चू रहे महुए की सुगंध से मन और प्राण तृप्त हो गए। लगा जैसे सदियों बीत गई हों इन सब को भोगे हुए। ऐसा लग रहा था कि अब तक मैं कहां था, मैं अपने आप को खोज ही नहीं पाया। अब तक मैं कहां था पता नहीं, फिर जीवन के संघर्ष से मुक्ति मिले ना मिले, इसलिए कवि ने इन सब का पान भोग जी भर कर लिया। उनको कहते हैं ना कि किसको पता है कल हो ना हो, इसलिए जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने अपने आप को देखा और गांव का जो अनुभव किया उससे उनका मन गदगद हो गया, तृप्त हो गया। महुए की सुगंध, फूलों की सुगंध, झूमती हुई बालियां, किशोरियों के कोकिल कंठ की आवाज हर तरफ से, हर तरह से कवि को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी और कवि मंत्रमुग्ध था पूरी तरह से। अगला, इस कविता में ग्रामीण परिवेश का कैसा चित्र उभरता है? ग्रामीण परिवेश का कैसा चित्र? अरे भाई, अब ग्रामीण परिवेश की जो बात है, ग्रामीण परिवेश कैसा है? ग्रामीण परिवेश मनोहर, मन को हरने वाला, मरकत डब्बे सा। एक उपमा दूं, मरकत डब्बे सा। मरकत का अर्थ होता है रत्न, मरकत अर्थात रत्न, रत्न से भरा हुआ डब्बा, भरा हुआ डिब्बा या डब्बा कह सकते हैं। तो जो गांव था उसका जो दृश्य था वो मरकत डब्बे सा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रत्नों के डब्बे को जब खोल कर रख दें तो उसकी जो देखना है उस तरफ कि बस निहारते रहो, निहारते रहो, ऐसा। ठीक है। मार्क्सवादी विचार के कवि, ये आप जब भी कभी नागार्जुन जी के बारे में लिखेंगे तो मार्क्सवादी विचार जरूर बताइएगा। कार्ल मार्क्स का नाम आपने अवश्य सुना होगा, उनके जीवन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल शॉर्ट सा, संक्षिप्त सा डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेना बेटा कि कार्ल मार्क्स एक समाज सुधारक थे जिन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति को अच्छा बनाने के लिए या फिर उनमें सुधार लाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए जब कभी भी किसी अच्छे विचारों की बात होती है या फिर उपेक्षित, जो समाज में उपेक्षित लोग होते हैं, उनकी बात होती है तो कार्ल मार्क्स का नाम बहुत बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। कार्ल मार्क्स से पढ़ना आप, ठीक है। तो नागार्जुन भी किस विचारधारा से प्रेरित थे? मार्क्सवादी विचार के कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता में ग्रामीण परिवेश अपनी पूर्ण वस्तुवाचकता और गुणवाचकता के साथ उपस्थित है। देखो, ग्रामीण परिवेश किस तरह से है? वस्तुवाचकता और गुणवाचकता। कहने का तात्पर्य वस्तुवाचकता मतलब वहां की जो वस्तुएं हैं वो भी एकदम अद्भुत, अचंभित करने वाली, हर्षित करने वाली, जो दृश्य है रोमांचित करने वाला, ऐसा लगता है कि बस क्या बात है। गुणवाचकता, और जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो क्वालिटेटिव हैं, उनमें गुण हैं। उत्तर बिहार के नेपाल से सटे मिथिलांचल जिले, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, मिथिलांचल को धान का कटोरा। तो मिथिलांचल, ठीक है, उत्तर बिहार के नेपाल से सटे मिथिलांचल जिसे धान का कटोरा कहा जाता है में ही बाबा नागार्जुन का गांव है। कवि नागार्जुन कहां के हैं? जिस गांव को धान का कटोरा कहते हैं, जिस स्थान को धान का कटोरा कहते हैं, बिहार के नेपाल से सटे मिथिलांचल, नागार्जुन जी का जो गांव है वो वही है। जवार है, अपना परिवेश है, यहां धान की पकी सुनहली फसल से भरे खेत हैं, चारों तरफ लहलहाती हुई फसलें हैं, धान से चावल निकलाने के लिए श्रम साध्य उद्योग हैं
और इसी से जुड़ा है श्रम परिहार हेतु धान कूटनी का गीत। धान कूटनी का गीत, आप तो बिहार के हैं कि जैसे एक छठ पूजा विशेष पर्व, उसमें आहोला सूरजवा बहुत बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध भजन है, मुझे अभी याद नहीं रहा है। तो इसी तरह से क्या धान कूटने का भी कोई गीत प्रसिद्ध है? कौन सा गीत प्रसिद्ध है मुझे कमेंट सेक्शन में कर बताइए जल्दी, कि धान का कटोरा कहलाने वाला बिहार का एक राज्य, धान कूटने का गीत भी एक बहुत प्रसिद्ध गीत है। वो कौन सा गीत है? गीत की पंक्तियां आप लिखकर बताइएगा, मैं जब भी देखूंगी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यही उन्होंने बताया है। वस्तुतः अकृत्रिम ग्रामीण परिवेश का हर उपक्रम, हर गतिविधि गीत संगीत से आबद्ध है। शहरों में फूल या तो बिकते हैं या फिर नकली होते हैं या बासी। नकली फूलों की भरमार, सजा हुआ है घर नकली नकली फूल। और यदि गांव की बात करें, एक एक फूल ही घर में खुशबू बिखेर देता है। तो अब यहां की बात बता रहे हैं वो, शहरों में फूल या तो बिकते हैं, नकली होते हैं या फिर बासे होते हैं। लेकिन गांव की यदि हम बात करें तो मोल श्री, हर श्रृंगार, रजनीगंधा, रात रानी, सब के सब ताजा टट के रूप में प्राप्त होते हैं। हर श्रृंगार, रजनीगंधा फूल, रात रानी, ये सब बिल्कुल ताजे दिखते हैं और चारों तरफ का जो माहौल है वो सुगंधित हो जाता है। इन्हें तोड़ने सजाने की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है इनके रूप गंध में स्वयं को निमज्जित करने की। गांव की पक्के सड़कें हों भी तो जो मजा पगडंडियों पर स्वयं को साधते हुए चलने का है, उससे उड़ती चंदन जैसी धूल में सराबोर होने का है। उसका क्या ही कहना। पक्की सड़कों पर चलना अपने आप में एक अनुभव, और पगडंडियों पर चलना, अपने आप को संभाल संभाल कर चलना कि कहीं फिसल ना जाए, कहीं रपट ना जाए। लेकिन उनका मजा ही कुछ और है, उनके क्या कहने। तो वो जो गांव का सुंदर दृश्य है, कवि ने इस तरह से प्रस्तुत किया है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, अब शुद्ध देशी घी की बात आ गई है। क्या आया है? शुद्ध देशी घी में भुना हुआ कुरकुराता ताल मखाना खाने का, और खेत से ताजे गन्ने तोड़कर अपने दांतों जबड़ों से उसे चीर कर चूस कर स्वाद लेने का जो आनंद है, उसके भी क्या कहने। आप लोगों में से बताइए जरा, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दांत से बिल्कुल छील कर गन्ने के रस को चूसा है? अब हमारी बात मत पूछना, आप ये मत पूछने लगा कि मैडम आपने चूसा है क्या। नो, हम तो छोटे छोटे टुकड़े छिलवाकर तब खाते हैं, वो आनंद अलग है। लेकिन किसने खेत से गन्ना तोड़कर रस चूसा है, बताना जरूर। उसका भी कवि ने वर्णन किया है। जहां सब कुछ उपलब्ध है बिना पैसे के, केवल प्यार के 2 मीठे बोलो, प्यार के 2 मीठे खर्च करो, और ऐसे ही है नागार्जुन का ग्रामीण परिवेश। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे चलो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। धान कूटनी किशोरियों की कोकिल कंठी तान। क्या लिखा है? धान कूटनी किशोरियों की कोकिल कंठी तान में जो सौंदर्य चेतना दिखलाई पड़ती है उसे स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर कवि ने क्या क्या आया था? शब्द, ठीक है, स्पर्श, आनंद, रस, ये सब आया है ना। तो धान कूटनी किशोरियों की कोकिल कंठी तान में जो सौंदर्य चेतना दिखलाई पड़ती है उसे स्पष्ट करिए। कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि जब स्त्रियां, जब किशोरियां मतलब नव युवतियां, ठीक है, जब धान कूटती हैं और धान कूटते कूटते जब वो गीत गाती हैं, धान कूटनी गीत अभी हमने जिसकी चर्चा की थी, वो गीत इतना सुरीला होता है, कर्ण प्रिय होता है, जैसे कि बस सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। अपने गांव से गहरे जुड़े सरोकार रखने वाले वैताली कवि नागार्जुन ग्रामीण सौंदर्य की सूक्ष्म दृष्टा। ठीक है, अब यहां पर वो ये बताना चाहते हैं रखने वाले कवि नागार्जुन ग्रामीण सौंदर्य के सूक्ष्म दृष्टा पार की ओर प्रस्तुत है।
उन्होंने क्या बताया है कि गांव का जो जीवन है वो किस तरह का है। धान कूटने के लिए ओखल, मूसल या फिर ढेकुली का प्रयोग होता है। आपने कहावत सुनी होगी, जब ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। ओखली और मूसल सुना है या नहीं बच्चों? किसने सुना है जल्दी बताओ। ओखल मूसल, इस तरह से मान लो ऐसा, ये हो गया ओखल, पत्थर का रहता था, पत्थर का, और इसी में आया मूसल, और मूसल के नीचे लगा रहता है लोहे का, इस तरह से, ठीक है। और यहां पकड़ने के लिए चिकना चिकना थोड़ा ऐसा होता है, अच्छा सा, ताकि वो पकड़ने में आ सके। ये है ओखल मूसल। अब इसमें धान रखी रहेगी, और जब धान को इसमें कूटा जाता है, बिल्कुल ऐसे कर करके, ऐसे कर करके, इसको कहते हैं ओखली। छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी सिमली, बड़ी सीख, छोटा उसुल्लू, बड़ा उसून, ए से एड़ी, आई से ऐनक, और ओ से ओखली। पढ़ा है? ये वही ओखली है बच्चों, ये है ओखली, ये, और ये है मूसल जिससे कूटते हैं, ठीक। तो धान कूटने के लिए ओखल, मूसल या फिर ढेकुली। अब ढेकुली तो मुझे नहीं पता, ओखली और मूसल जरूर देखा भी है और सुना भी है। ढेकुली का प्रयोग होता है। ओखल धान रखकर बार बार मूसल को बीच से पकड़ते हुए धान को सिर से ऊपर तक उठाना, फिर कुछ झुकते हुए धान पर प्रहार किया जाता है। मतलब ऐसे ऐसे, आपने देखा होगा जरूर कि ये धान है और धान इस तरह से है। जब चावल आ जाते हैं, पहले इस तरह की थी, अब हो गए सफेद सफेद चावल आने लगे। जब मूसल से धान को कूटा जाता है, उसमें से चावल निकलते हैं। तो अब यहां लिखा है कि ओखल में धान रखकर बार बार मूसल को बीच से पकड़ते हुए हाथ को सिर के ऊपर तक उठाते हैं, और उसके बाद फिर झुकते हुए धान पर प्रहार की जाती है। तो अब स्त्रियां करती हैं ये सब। तो चूड़ियों की खनखन, आपस में चूहल करती किशोरियों, नारियों, और उनके गले से निकले ग्राम्य गीत के बोल लगे जैसे किसी अमराई में कोयल पंचम का आलाप ले रही हो। यह सारा वातावरण ऐन्द्रिक, चाक्षुक और घ्राण बिंबों को कोलाज प्रस्तुत करता है। ऐन्द्रिक मतलब सारी की सारी जो हमारी इंद्रियां हैं उनको तृप्ति मिलती है। चाक्षुक, आंखों को भी देखने में सुख मिलता है, और इतना सुंदर लगता है कि बस ये दृश्य कहीं थम जाए और हमारी आंखों में समा जाए। कवि का कथन संक्षिप्त है, किंतु उसका सौंदर्य अति सचेत, चेतना युक्त और प्रभावी है। अब यहां पर कहना चाहते हैं कवि का कथन संक्षिप्त है, किंतु उसकी जो सौंदर्य है वो बहुत बड़ी है। धान कूटनी किशोरियों की कोकिल कंठी तान में जो सौंदर्य चेतना दिखलाई पड़ती है ये सिर्फ एक पंक्ति, धान कूटती, ये देखो, लेकिन उसमें कुछ अलग है, अलग दिखलाई पड़ता है। कवि का कथन संक्षिप्त है, किंतु उसका सौंदर्य अति सचेत, चेतना युक्त और प्रभावी है। ठीक है, अगला है, कविता में जिन क्रियाओं का उल्लेख है वे सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाओं का सुनियोजित प्रयोग कवि ने क्यों किया है? अब मैं पहले आपको यह बता दूं कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं किसे कहते हैं। क्रिया क्या होती है? जो शब्द किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं, जिन शब्दों से हमें किसी भी कार्य के बारे में पता चले, जैसे कुछ भी हम कर रहे हैं, हर एक कार्य एक्शन क्रिया है। झुकना, उठना, देखना, खाना, पीना, सोना, जागना, हंसना, रोना, सब कुछ क्रिया है। सब कुछ क्रिया है तो फिर कैसे कुछ, कहां कौन सी क्रिया का प्रयोग करना है, यह कैसे अनुमान लगाया जाए? तो क्रिया के दो भेद हैं। क्रिया को दो भागों में विभाजित किया। एक रहा सकर्मक और दूसरा अकर्मक। ठीक है, दूसरा अकर्मक। अब
अब सकर्मक क्रिया, कविता में जिन क्रियाओं का उल्लेख है वे सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाओं के सुनियोजित प्रयोग कवि ने क्यों किया है? सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनमें कर्म प्रधानता, कर्म की प्रधानता दिखलाई जाए, अर्थात जिनमें कर्म ही प्रमुख माना जाए। क्लियर हुआ? जिनमें कर्म ही प्रमुख माना जाए उन्हें कहते हैं सकर्मक क्रियाएं। अब जैसे सोना, रोना, हंसना, जाना, ये सब क्या है? ये अकर्मक क्रियाएं। लेकिन पढ़ना, पत्र लिखना, हिंदी पढ़ना, कुछ कर्म के साथ जो जुड़ी हुई होती हैं उनमें सकर्मक क्रियाएं। तो जिन क्रियाओं का उल्लेख है वे सब सकर्मक क्रिया हैं। सकर्मक क्रियाओं का सुनियोजित प्रयोग कवि ने क्यों किया है? तो देखो, देखिए, देशज प्रकृति और घरेलू संवेदना के ध्वजावाहक, वाओ, ध्वजा मतलब क्या होता है? ध्वज का अर्थ होता है पताका या ध्वजा। ठीक है? तो इसका मतलब होता है जब किसी नाम के आगे ये शब्द जुड़ जाए तो जिस तरह पताका फहराती है और एक संदेश देती है पवित्रता का, विजयी का। जैसे हम यदि बात करें अपने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमारी शान आन बान, हमारी शान तिरंगा है, हमारी आन तिरंगा है, भारत देश के गौरवगान की पहचान तिरंगा है। पताका, जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं तो हम पताका फहराते हैं, पताका, विजयी पताका। तो यहां पर आप सोचिए, देशज प्रकृति और घरेलू संवेदना के ध्वजावाहक मतलब उनकी पहचान किस तरह से बताई है? ध्वजा की तरह, पताका की तरह। प्रकृति प्रेमी कविवर नागार्जुन ने चिंतन रचना आचरण के धरातल पर बैठकर जनहित से संबंधित विषयों को कविता के माध्यम से उद्घाटित किया है। कवि के अनुसार शहरी जीवन की सीलन भरी जिंदगी की अपेक्षा प्रकृति का उन्मुक्त वातावरण, ग्रामीण परिवेश सहज, सरल तथा आनंददायक होता है। सभी लोग गांव से शहरों की ओर जरूर भागते हैं। क्यों? भाई पैसे कमाना है, गांव में काम नहीं है, शहरों में काम मिलेगा, तो सब के सब गांव से शहरों की ओर आने लगते हैं। लेकिन जब वे यहां आते हैं और कुछ महीनों या बहुत दिनों के बाद जब गांव में लौटकर जाते हैं और फिर वहां का चैन सुकून फिर से जब अनुभव कर पाते हैं तो सच में वो जो फीलिंग्स होती है, जैसे मैं अपना ही अनुभव यदि आप लोगों को बताऊं, तो जब भी कभी अभी भी हम गांव जाते हैं तो इतना सुकून मिलता है, कोई टेंशन नहीं, क्या है क्या नहीं, क्या लाना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं, सुकून से चैन से वो 10 दिन, वो 4 दिन, अब तो बहुत मुश्किल है कि 8 दिन कभी रुके हो, 2 दिन से ज्यादा कभी रुके नहीं पाते हैं। ठीक है? तो जब कभी पहले जब बच्चे छोटे छोटे थे तो कभी 1 महीने रुक कर आते थे और 1 महीने बाद जब शहर में आते थे ना तो शहर के लोग कहते थे, अरे वाह, आप तो बड़ी अच्छी हो गई, हेल्दी हो गई आप, गांव में कितना अच्छा वातावरण है। तो वहां जो मानसिक सुकून रहता है गांव में, वहां का वातावरण शुद्ध, खान पान शुद्ध, आबो हवा शुद्ध, तो हमारा जो शरीर है अच्छा होगा ही। ठीक है? तो अब उन्होंने बताया है, कविवर नागार्जुन ने चिंतन रचना आचरण के धरातल पर बैठकर जनहित से संबंधित विषयों को कविता के माध्यम से उद्घाटित किया है। जनहित से संबंधित विषय, कवि के अनुसार शहरी जीवन के सीलन भरी जिंदगी की अपेक्षा प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण, ग्रामीण परिवेश सहज, सरल तथा आनंददायक होता है। इसकी बोधगम्यता सकर्मक क्रिया के सुनियोजित प्रयोग करने में सहज और स्वाभाविक दृष्टव्य होती है। पात्रों के कार्यों में जीवंतता प्रदान करने के लिए सार्थक क्रियाओं का प्रयोग करना कवि की कल्पना को यथार्थ से दृढ़तापूर्वक संवेदित करता है कि कवि के हृदय में, कवि के मन में जो है, कवि के हृदय में जो भावनाएं हैं, कवि का जो आकर्षण, लगाव और संवेदना गांव की भूमि के साथ है, वो स्पष्ट रूप से
दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता के हर बंद में एक एक इंद्रिय अनुभव का जिक्र है और अंतिम बंद में उन सब का सार संवेद कथन है। कैसे? देखो, हर एक बंद मतलब छंद में एक एक इंद्रिय अनुभव का जिक्र है। जैसे बात किया जाए रूप, रूप कैसे पता चलता है? ये रूप बहुत सुंदर है, आंखों से। आंखें हमारी इंद्रिय है, सेंस ऑर्गन है कि नहीं? ठीक है। शब्द, कानों से। कोई भी हम शब्द किससे सुनते हैं? कानों से। तो हर एक में जैसे शब्द, रूप, रस, अनुभव करते हैं। तो कविता के हर बंद में एक एक इंद्रिय अनुभव का जिक्र है और अंतिम बंद में उन सब का सार संवेद कथन है। कैसे? इसे रेखांकित करें। बहुत अच्छे से सुनना बेटा, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता के हर बंद में एक इंद्रिय अनुभव है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जिनके माध्यम से सृष्टि का वस्तुमय साक्षात्कार होता है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ही तत्व बताए कविता में। प्रथम बंद में पकी सुनहली फसलों की मुस्कान देखने का, तो देखने का कार्य कौन करता है? आंख। दूसरे बंद में धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान सुनने का काम कौन करते हैं? कान। तीसरे बंद में मौल श्री के ताजे टटके फूल सूंघने का मौका, सूंघने का कार्य कौन करता है? नाक। चौथे बंद में गवई पगडंडी के चंदन वर्णी धूल का, त्वचा, स्पर्श। पांचवें बंद में ताल मखाना खाने और गन्ना चूसने का स्वाद, जीव। हो गए 5 बंद, 5 इंद्रिय। अब देखो, कविता के हर बंद में एक एक इंद्रिय अनुभव का जिक्र है या नहीं? बताओ जल्दी। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो ये सब पहले में आंख का, दूसरे में कान का, तीसरे में नाक का, चौथे में त्वचा का, 5वें में जीभ का। ये 5 जो इंद्रिय हैं उनका हर एक बंद में जिक्र हुआ है। ऐसे याद रख लेना। यदि कभी भूल भी जाओ कि बहुत दिनों के बाद कविता में कितने तत्व थे, याद कर लेना। अच्छा, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, कविता में भी तो 5 थे। आंख से रूप का, कान से गीतों का, नाक से मिट्टी की सुगंध का, जीभ से गन्ने के रस का और त्वचा से वहां के स्पर्श का। ठीक है, तो प्रथम पद में पकी सुनहली फसलों की मुस्कान देखने का, दूसरे में धान कूटती उनकी कंठी तान सुनने का, तीसरे में सूंघने का, चौथे में पगडंडी के चंदन वर्ण धूल स्पर्श करने का, 5वें में खाने का। ये हो गए 5। और अंतिम बंद में भोगने शब्दकार प्रयोग करते हुए कवि ने संवेद ढंग से ऊपर के ही इंद्रिय अनुभव को साइंद्रित रूप से प्रस्तुत किया है। साइंद्रित मतलब इंद्रियों के साथ। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना। गंध का संबंध नाक से, अब देखो यहां यह भी बता दिया। रूप का संबंध आंख से, रस का संबंध जीभ से, शब्द का कान से, स्पर्श का त्वचा से। अनुभव का भोग होता है, था अंतिम बंद इंद्रिय अनुभवों का सारांश ही तो है। आ गया बात? आई बात समझ में? बस तो भैया, बहुत बढ़िया। कविता के आसपास ताल मखाना खाने और गन्ना चूसने में कवि को मिले आनंद की कल्पना कीजिए और उसे अपने शब्दों में लिखिए। कवि ने जब गन्ने को चूसा और ताल मखाना खाया तो कैसा अनुभव हुआ? वो भी शुद्ध, बिल्कुल देसी घी में तले हुए मखाने। कैसा अनुभव हुआ? गन्ना चूसने का अनुभव कैसा हुआ? बताइए। यस, देखो, कवि का हृदय गांव की खुशहाली से आह्लादित है। वह जी भर ताल मखाना खाता है। पता है, जब भी मैं गांव जाती हूँ ना,
मुझे बाटी चाहिए, दाल बाटी, बाटी कंडे वाली बाटी। अब शहर में हम बनाते बाटी हैं लेकिन ओवन वाली, ठीक है। तो वहां की जो बाटियां हुई और शुद्ध घी की चूल्हे की रोटियां, हा हा, इतना मजा आता है कि एक दो रोटियां अधिक खा जाते हैं, जितनी हम शहर में खाते हैं गांव में उससे ज्यादा खा जाते हैं, क्योंकि वो स्वादिष्ट भी होती हैं और हेल्दी भी। तो वह जी भर ताल मखाना खाता है और गन्ने भी जी भर के चूसता है। कवि को गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श सब अपनी जन्मभूमि पर साथ साथ प्राप्त हो जाता है। इस मनोहर तथा मन को आह्लादित करने वाले प्रकृति के मनोरम दृश्य को देखकर कवि भाव विभोर हो जाता है। अगला है, नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनकी चर्चित कविता बादल को घिरते देखा है उपलब्ध करें और विद्यालय की काव्य गोष्ठी में उसका सास्वर वाचन करें। कविता का नाम है बादल को घिरते देखा है। कवि नागार्जुन प्रगतिवादी कवि कहे जाते हैं। जिस तरह से कवि निराला जी की प्रकृति से संबंधित बहुत सारी रचनाएं हैं, कई कविताएं हैं जिसमें उत्साह अट नहीं रही है। उत्साह कविता में बादलों की वर्णन किया है, बादलों का आह्वान किया है कि अत्यंत गर्मी के बाद जब बादलों को बुलाया जाता है। यहां पर बादल को घिरते देखा है, तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, आप ये मत सोचना कि बादल को घिरते देखा है निराला जी की रचना है या छायावादी कवियों की रचना है। बादल को घिरते देखा है प्रगतिवादी कवि नागार्जुन की कविता है, ठीक है। देखो, कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है में प्रकृति के साथ साथ जनजीवन का भी सुंदर चित्रण हुआ है। प्रकृति का तो चित्रण हुआ ही है, साथ ही साथ वहां की जनजीवन का भी सुंदर चित्रण हुआ है। कवि कहते हैं कि मैंने हिमालय की ऊंची बर्फीली निर्मल एवं सफेद चोटियों पर बादलों को घिरते देखा है। उन्होंने मान सरोवर झील के साथ हिमालय में स्थित अन्य बड़ी बड़ी छोटी झीलों को भी सुंदर वर्णन किया है। बादल को घिरते देखा है, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। तो यहां पर इस कविता में उन्होंने प्रकृति का भी वर्णन किया है और साथ साथ जन जीवन का भी वर्णन किया है इस कविता में, ठीक है बच्चों। नागार्जुन को आधुनिक कबीर क्यों कहा जाता है? अब प्रश्न ये आ सकता है, आधुनिक कबीर किसे कहते हैं? नागार्जुन को, ठीक है। तो कबीरदास जी के जीवन परिचय या फिर कबीरदास जी कैसे कवि थे? हाँ, यथार्थवादी, वास्तविकता पर रचनाएं करते थे। उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी पक्षपात नहीं किया है, ना धर्म से, ना जाति से, ना रंग रूप, ना वर्ण से, ना ईश्वर का। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कहे जाते हैं कबीरदास जी। उनके लिए ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है, ईश्वर निराकार है। परमात्मा सिर्फ एक है जो अलौकिक है, जो किसी को दिखाई नहीं देता लेकिन हर एक के हृदय में विराजित है, कण कण में विराजित है। इसलिए हमें हर एक कार्य को सच्चाई और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, ठीक है। कबीरदास जी इस तरह के कवि थे। अब नागार्जुन को आधुनिक कबीर क्यों कहा जाता है? यह भी एक प्रश्न अच्छा है। देखो, नागार्जुन की दृष्टि में कोई दुविधा नहीं है। दृष्टि में मतलब उनके नजरिए में, उनके दृष्टिकोण की बात की जा रही है बेटा। यहां पर नजरिया या दृष्टिकोण, ठीक है। नजरिया या दृष्टिकोण की बात की जा रही है कि नागार्जुन का जो नजरिया है उसमें कोई दुविधा नहीं है। आधुनिक कबीर नागार्जुन, जिसके लिए विचारधारा से अधिक बड़ी थी जनता की संवेदना। ऐसे कुछ विरले ही रचनाकार थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता के हित के लिए रचना की, जनता के सहायता के लिए, उनको सबकी नजरों में लाने के लिए, उनकी दुख पीड़ा का बखान करने के लिए रचनाएं की। उनमें से नागार्जुन भी एक हैं। तो नागार्जुन ने अपने समय के बड़े बड़े नेताओं के लिए जिस तरह की तिल मिला देने वाली भाषा और व्यंग का प्रयोग किया है वह हिंदी कविता में दुर्लभ है। जो
जिनको कहते हैं तथा कथित, अब यहां बड़े बड़े नेताओं लिखा है, यहां पूंजीपति भी लिख सकते हैं, पूंजीपतियों के लिए भी उन्होंने इसी तरह का, जो समाज में सत्ताधारी जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी ऐसे ऐसे करारे व्यंग किए हैं उन्होंने कविता में कि समझ में आ जाता है कि इनकी वास्तविकता क्या है। और हकीकत को दुनिया के सामने लाना हर किसी के वश की बात नहीं होती है, क्योंकि सच्चाई को उजागर करने से सब डरते हैं, कोई आगे नहीं आता है। तो कबीरदास जी ने भी दुनिया की सच्चाई दुनिया के सामने रखी अपनी रचनाओं के माध्यम से, और नागार्जुन जी ने भी वही किया, सच्चाई को सबके सामने रखा। ऐसी रचनाएं वास्तव में दुर्लभ हैं, कठिन है, आसानी से प्राप्त नहीं होती हैं। अब हम चलते हैं भाषा की बात की ओर। कोकिल कंठी चंदनवी में कौन सा अलंकार है? कोकिल कंठी चंदनवी, कोकिल कंठी, बोलो अनुप्रास। कोकिल कंठी चंद, रूपक और उदाहरण अलंकार। कोकिल कंठी, यस, देखो कोकिल कंठी, कोकिल कंठी मतलब कोकिल के समान कंठ वाली। तो यहां उपमान और उपमेय की अत्यधिक समानता के कारण हो गया रूपक के जैसी, ठीक है। तो ये आ गया। मैंने सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है? मैंने, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के भी 3 उपभेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो सर्वनाम कौन से भेद के अंतर्गत आएगा? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। मैंने सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा, जिसका कारक करता है। मैंने का प्रयोग भूतकाल के निम्न भेदों में आता है, जैसे सामान्य भूत में मैंने पुस्तक पढ़ी, आसन्न भूत में मैंने पुस्तक पढ़ी है, पूर्ण भूत में मैंने पुस्तक पढ़ी थी। वैसे पंजाब हरियाणा में मैंने का प्रयोग वर्तमान काल में होता है, जहां इसका अर्थ मुझे, मुझको लिया जाता है। मैंने खाना खाया है, मुझे खाना खाना है, ठीक है, इस तरह से। तो जब भी कभी मैं, मुझे, ये शब्द उत्तम पुरुष में आएंगे। निम्नलिखित शब्दों को तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज समूह में विभक्त कीजिए। इनमें से कौन कौन से शब्द तत्सम हैं, इनमें से कौन कौन से तद्भव हैं, कौन कौन से देशज हैं और कौन कौन से विदेशज हैं, ये हमें बताना है। तो क्या आपको लगता है, यदि मैं यहां लिखूं, यहां मैं लिखूं तत्सम, तत्सम, ठीक है, यदि मैं लिखूं तत्सम, तत्सम, कौन से शब्द होंगे? संस्कृत के कौन से शब्द लग रहे हैं आपको? पगडंडी, ताल मखाना, गंध, मौलश्री, टटका, फूल, मुस्कान, फसल, स्पर्श, गवई, गन्ना। तत्सम जो संस्कृत से एज इट इज लिए गए हैं, क्या क्या लगता है आपको? गंध, स्पर्श, क्या ये लगता है? तो देखो हम इस तरह से लिखेंगे, तत्सम, गंध और स्पर्श, जो अभी मैंने बताया। तद्भव, तद्भव मतलब थे तो वो संस्कृत के, लेकिन अब इनको हिंदी में परिवर्तित किया। फूल, पगडंडी, मौलश्री। देशज, ताल मखाना, टटका, गवई, गन्ना, ये सब हमारे ही देश के हैं। विदेशी, मुस्कान और फसल, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। तो यहां से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर है? साधारण स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको बताया था अभी। देखो, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो, पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर या कर्म पर पड़े। जैसे राम आम खाता है। जिन क्रियाओं पर व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती, जैसे राम सोता है। अब मैं आपको समझा दूं, जिसका कर्म हो, जिसके साथ कर्म की संभावना हो, जिस क्रिया के व्यापार का संचालन कर्ता से हो। अब देखो, राम आम खाता है। क्या खाता है? आम खाता है। सोता है, तो ये अकर्मक आ जाएगी। और जहां जब हम क्रिया से प्रश्न करते हैं क्या, उत्तर मिल गया सकर्मक। ठीक है, मैंने आपको समझाया भी था।
निम्नलिखित शब्दों के लिए प्रयुक्त विशेष्य बताइए। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। कोकिल कंठी, पकी सुनहली, गंवई चंदन वर्णी, ताजे टटकी, धान कूटती। विशेष्य उत्तर है कोकिल कंठी, तान। तान कोकिल कंठी। फसलों को पकी सुनहली, पगडंडी को गंवई, धूल को चंदनवर्णी, फूल है ताजे टटकी और किशोरियों ने गाया गीत। ठीक है, बहुत बढ़िया। आशा करती हूं बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुन लिया है और समझ में अवश्य आया होगा। यदि आपको लगता है कोई भी डाउट, इतना सा भी भ्रम, कमेंट सेक्शन में लिखिए, उनके उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगी। बस तो बने रहो हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो